नमस्कार, मैं पंकज कुमार। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते ताप को लेकर चिंतित हैं, मगर इसे लेकर सरकार कुछ गंभीर नज़र नहीं आती है। इसी का नतीजा है उत्तर प्रदेश और बिहार में मतदान के आखिरी चरण में गर्मी से 25 लोगों के मरने की खबर आ रही है। पिछले 4 दिनों में 7 राज्यों में करीब 350 लोगों के गर्मी से मरने की खबर आ रही है। इसी तरह जानलेवा गर्मी के मौसम में कोरोना के समय यूपी में पंचायत चुनाव कराने से 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। अब आम चुनाव के दौरान तैनात कर्मचारियों के मरने की खबर आ रही है। हर वर्ष गर्मी में तापमान कुछ बढ़ा हुआ दर्ज हो रहा है। लू के थपेड़ों से लोगों की जान चली जाती है। पिछले वर्ष एक ही दिन में अकेले बलिया में करीब 150 लोगों की जान चली गई थी। स्वाभाविक है, तेज़ गर्मी में तैनात कर्मचारियों के मरने को लेकर निर्वाचन आयोग की आलोचना हो रही है। मरने वाले कर्मचारियों में अधिकतर छोटी श्रेणी के हैं, जिन्हें लगभग पूरे समय धूप में ही खड़े रहना पड़ा होगा। इनके अलावा इन हजारों सुरक्षा बलों की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिन्हें चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े सहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ा। मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई, मगर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि आखिर निर्वाचन आयोग ने क्या सोचकर चुनाव को इतना लंबा खींचा और ऐसे मौसम में मतदान की तारीख रखी, जब पूरा उत्तर भारत लू में झुलस रहा है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि निर्वाचन आयोग मई और जून के महीनों में चलने वाली गर्म हवाओं से अपरिचित रहा होगा, जब वह सुरक्षा उपायों पर गंभीरता से अध्ययन कर सकता है, सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर इतना सतर्क हो सकता है, तो उसने मौसम विभाग के साथ बैठकर गर्मी के चलते पैदा होने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास क्यों नहीं किया। कई लोगों का मानना है कि तेज़ गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग मतदान के लिए घरों से बाहर नहीं निकले, जिससे कई जगहों पर मतदान काफ़ी कम हुआ। मतदान कराने का मतलब केवल यह नहीं होता कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए और मतदाताओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। इस प्रक्रिया को संपन्न कराने वालों की सेहत और सुविधाओं का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। निर्वाचन आयोग इस बात को लेकर बेखबर नहीं माना जा सकता कि गर्मी और लू के कारणों का पाचन तंत्र खराब हो जाता है। जिन लोगों को दिल, गुर्दे वगैरह की समस्या है, उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जिन सरकारी कर्मचारियों को चुनाव केंद्रों पर तैनात किया गया, उनमें से अनेक लोग इस तरह की समस्याओं से पहले से जूझ रहे होंगे। आखिर उनकी सेहत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किस पर होगी। अब लू लगने से मरने वालों को मुआवजे की घोषणा की जा रही है, मगर इससे सरकारी तंत्र की लापरवाही पर पर्दा नहीं पड़ जाता। यह तो परिणाम है, मूल कारण है जलवायु परिवर्तन की चुनौती। मौसम के उतार चढ़ाव की बढ़ती घटनाएं और देश के अधिकांश भागों में लू के थपेड़े हमें यह याद दिला रहे हैं कि जलवायु कितनी तेज़ी से बदल रही है और भारत जैसे देश पर इसका क्या असर हो सकता है। भारत अपने ऊर्जा मिश्रण में नवीनीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निवेश कर रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की समस्या को विकासशील देश अपने ही स्तर पर हल नहीं कर सकते। ध्यान देने वाली बात है, विकसित देशों ने विकासशील देशों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने की प्रतिबद्धता भी जताई है। इस संदर्भ में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की एक नई रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि वर्षों तक जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं के मामले में पिछड़ने के बाद विकसित देशों ने आखिरकार 2022 में विकासशील देशों के लिए लगभग 115 अरब डॉलर की राशि जुटाने में कामयाब रहे, जो 100 अरब डॉलर के वार्षिक लक्ष्य से अधिक रही। यह लक्ष्य 2020 के लिए तय किया गया था, लेकिन 2 वर्ष बाद यानी 2022 में इसे हासिल करने में कामयाबी मिली। इस वादे को पूरा करने में
हुई देरी के कारण नाराज़गी पैदा हुई और विकासशील देशों के मन में भविष्य की जलवायु फंडिंग को वादों को लेकर संदेह भी पैदा हुआ। ऐसे में तय लक्ष्य को पार करने को एक छोटा लेकिन अहम कदम बताया जा रहा है, जो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्रम में मजबूती प्रदान करेगा। वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विकसित देशों ने 2020 तक हर वर्ष $100 अरब का फंड जुटाने की प्रतिबद्धता जताई थी। इसके बाद 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर के समय ये देश इस बात पर सहमत हुए कि 2025 तक मिलकर $100 अरब की राशि जुटाई जाएगी और इसके बाद एक नया सामूहिक परिमाणिक लक्ष्य तय किया जाएगा। यह नया लक्ष्य शायद इस वर्ष अजरबैजान में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP29 में अपना लिया जाए। वर्ष 2022 में जो कुल राशि जुटाई गई उसमें 80% हिस्सेदारी सार्वजनिक जलवायु वित्त, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय की है। निजी जलवायु वित्त हाल के दिनों में तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन अभी भी यह सार्वजनिक स्रोतों से हासिल फंड की तुलना में काफ़ी कम है। कुल जलवायु वित्त का करीब 60% उत्सर्जन कम करने के उपायों पर केंद्रित है, खास तौर पर ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में। जलवायु अनुकूल उपायों को अपनाने के लिए जुटाई गई राशि काफ़ी कम है। बहरहाल अधिकांश सहयोग ऋण के रूप में है, न कि अनुदान और इक्विटी निवेश के रूप में। यह जलवायु न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। जलवायु वित्त का अधिकांश हिस्सा चूंकि ऋण के रूप में है, इसलिए इसका बड़ा अंश गैर रियायती प्रकृति का है। इसमें अधिकांश क्षेत्रों और आय समूहों पर ऋण का दबाव बढ़ता है। विकासशील देशों में भी कम और मध्य आय वाले देश इसके मुख्य लाभार्थी बने रहते हैं। इसके बाद उच्च मध्य आय वाले देश आते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि $100 अरब प्रति वर्ष की राशि पेरिस समझौते के अनुरूप जलवायु लक्ष्य हासिल करने में विकासशील देशों की कुछ खास मदद नहीं करती नजर आती। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन के वित्तीय मदद संबंधी ताज़ा विश्लेषण के मुताबिक विकासशील देशों को 2030 तक करीब $6 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी। यह राशि भी उनके मौजूदा राष्ट्रीय निर्धारित सहयोग की आधी ज़रूरत ही पूरी कर पाएगी। स्पष्ट है, $100 अरब का लक्ष्य ज़रूरत पर आधारित नहीं था। इसके बजाय इसने एक राजनीतिक प्रतिबद्धता के रूप में काम किया, जिसने विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने की विकसित देशों की प्रतिबद्धता को चिन्हित किया। जीवाश्म ईंधन परियोजना को वित्तीय मदद भी जारी है। इस क्षेत्र में नई कंपनियों को सालाना $1 लाख करोड़ तक की राशि दी जा रही है। इससे जलवायु वित्त पोषण को लेकर प्रश्न पैदा होते हैं। विभिन्न देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे पहले पर्यावरण के लिए नुकसानदेह परियोजनाओं के बारे में कुछ बुनियादी बातों पर सहमति बनाए। इसमें डॉलर में राशि से लेकर हर देश की हिस्सेदारी तक शामिल है। यह खबर हम बिजनेस स्टैंडर्ड से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।